हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आपका ओम सर आपके सामने प्रस्तुत हूँ नीट 2026 के फिजिक्स पेपर को डिस्कस करने के लिए। जिस तरीके से इस बार एनटीए ने पेपर पूछा है, खास तौर पर मैं अगर फिजिक्स की बात बताऊं तो पेपर बहुत ही सही है। मतलब नीट के बच्चों के लिए पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप इसमें कोई शिकायत नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। बस एक पॉइंट है इसमें पेपर में कि मतलब थोड़ा सा कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कैलकुलेटिव है, नहीं तो एकदम जो आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हो, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, वही से क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं। खास तौर पे अपने बारे में, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊं तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लास नोट्स में बताए गए हैं और वो पेपर आए हैं। तो जैसे इसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसा इजी है या मॉडरेट है या टफ है। तो वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो बच्चे मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है, मतलब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आप अटेम्प्ट करिए और अगली बार फिर से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। तो बाकी आप पेपर देखो, और जो भी बच्चे 11th के मुझे देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो 12th के बच्चे हैं वो भी मुझे देख सकते हैं। खासतौर पे 12th के बच्चे, उनको तो देखना ही चाहिए क्योंकि वो अगले साल अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोड 14। ठीक है, बुकलेट नंबर जो है वो 14 नंबर बुकलेट से मैंने ये क्वेश्चन सारा लिया हुआ है, अपने बच्चे ने मुझे भेजा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोड 14 का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग प्लॉट्स शोन वेरिएशन वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ द बॉल वर्टिकली अपवर्ड। क्या किया जा रहा है? बॉल को वर्टिकली फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कितने वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। और मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो जहाँ से फेंकते हो उसको हम क्या सेलेक्ट करते हैं? ऑरिजिन। और ऑरिजिन से ये वेलोसिटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो ये ऐसे करके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये कम बैक करेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो एक बात तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है ऑप्शन से, बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है ऑप्शन से कि t इक्वल्स टू 0 पर जो मेरा वेलोसिटी होना चाहिए वो पॉजिटिव u होना चाहिए। अगर मैं ऑरिजिन यहां ले रहा हूं तो पॉजिटिव u होना चाहिए। कहने का मतलब एक ऑप्शन ए ये सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। क्या ये ऑप्शन भी सही होने का चांस है? बिल्कुल है। क्या t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए? तो ये भी नहीं होगा। फिर ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में, तो u प्लस ए टी, ए के जगह पर माइनस जी डालिए और इंटू टी करिए। तो आप जरा देखो यहां पर कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा चलेगा? ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसा चलेगा। क्या ये मेरा टाइम एक्सिस है? ये मेरा वेलोसिटी एक्सिस है। क्या t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है और आप देखें टाइम का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव g है, यानी कि स्लोप क्या चल रहा है? स्लोप क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। स्लोप क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। इसलिए आप देखो कि ग्राफ का नेचर तो स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। किसके जैसा है? y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 100% ग्राफ का जो कन्फर्मेशन है वो ऐसा जाएगा, है ना। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वो कौन सा टाइम होता है? मैक्सिमम हाइट वाला टाइम, यानी कि u बाई जी पर ये वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा आपको दिख रहा है? C। इसलिए इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा? इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट का C है आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट, एक पॉइंट यहां है डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या मेरा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कंडीशन रहता है, जिसको कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक मैक्सिमम वेवलेंथ का क्राइटेरिया होता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। आपने ये चीज सुना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कितने के बराबर होता है? E माइनस 5 के बराबर। अब E का वैल्यू ये एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 हो सकता है, या फिर
HF -5 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली याद रखने के लिए Kmax को आप 0 कर दो, तो ऐसा कोई वेवलेंथ, इसको लैम्डा TH बोलिए, ऐसा कोई वेवलेंथ जिस पर कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो, 0 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि Hc बाय लैम्डा TH बराबर कितना, फाई। तो यहां से लैम्डा TH निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितने के बराबर, Hc बाय 5 के बराबर। हालांकि कंडीशन क्या लगाना चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, Hc बाय लैम्डा TH शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहां से लैम्डा TH क्या आ जाएगा, लैम्डा TH आ जाएगा लेस देन, क्योंकि ये इधर जाएगा, फाई इधर आएगा, तो लैम्डा TH इज लेस देन Hc बाय 5। मतलब क्या, ये बेसिकली मैक्सिमम वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है, किसको करस्पॉन्ड करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने हैं तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, ये कॉम्बिनेशन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। तो क्या लैम्डा TH यहां से निकाल सकते हो, Hc, H का वैल्यू देख के रखा है, C का वैल्यू तुम्हें पता होता है, यानी कि आप डायरेक्ट ऐसे भी लगाओगे Hc बाय 5 करके, यानी कि Hc का वैल्यू कितना होता है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 6.6। ये कैलकुलेशन अगर करने जाओगे, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 12,400 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर -10। और मेरा आंसर आना चाहिए नैनोमीटर में, तो ये 1240 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -9 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाय 66, और ये नैनोमीटर, ठीक है। अब बस यहां पर ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, H का वैल्यू लिख सकते हो, C का वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि ये जूल में है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्जन करना होगा, तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ये करिए, Hc का वैल्यू आप याद करके रखिए, कितना होता है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा थोड़ा जल्दी करने के लिए, है ना, तो जरा देखिएगा क्या मुझे यूज करना है, 12,400 डिवाइड 66, है ना, तो ये कुछ आ रहा है 187 जैसा, है ना, मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं, 124 डिवाइडेड बाय 66, तो 1.87 इंटू कितना कर देंगे, डबल जीरो है यहाँ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ रहा है, 187, कितना आ रहा है, लगभग 188 पकड़ो, 188 नैनोमीटर, सही है। अब बोल रखा है कि क्या वेवलेंथ नहीं होना चाहिए, तो 188 वाले से 188 से जो कम है उस पे तो हो नहीं सकता, समझ लो बातों को, यानी कि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मतलब 188 ये मैक्सिमम वेवलेंथ पॉसिबल है, यानी कि 188 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 188 से कम जितने भी वेवलेंथ हैं वो सारे पॉसिबल हैं, क्योंकि आप कह ही रहे हो कि लैम्डा TH क्या आना चाहिए, लेस देन इससे आना चाहिए, तो ये लेस देन 188 नैनोमीटर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है 188 से कम, ये, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें भी होगा, किसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये 200 जो है वो 188 से ग्रेटर है, इसलिए इसका आंसर मैं क्या बोल दूंगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4, सेकंड का आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखें जरा, क्या है, द पावर ऑफ ए क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड इज। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, क्या करोगे,
पावर पूछा है तो पावर क्या करते हैं, वर्क डन बाई टाइम। और एच हाइट ऊपर उठाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, वर्क डन रिक्वायर्ड कितना होता है, तो एम जी एच डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे, टी कर लोगे। तो एम का वैल्यू दे के रखा है 1000 इंटू जी 9.8 है। एच का वैल्यू कितना है 20 मीटर डिवाइडेड बाई टी कितना दिया हुआ है 10। तो ये जाएगा कितने में, 10 10 चला गया, और ये 2 8 जा 16 और 1896 है ना, 19.6 इंटू 10⁻³ यानी कि कितना बोल सकते हैं 19.6 किलोवाट है ना। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रखा है, E बराबर एच न्यू यानी कि HF ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये किसको दिखाता है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। अब लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, इसको तुम क्या कहते हो, डिब्रॉगली वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ है ना, डिब्रॉगली वेवलेंथ। तो आप जरा सोचो कि ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि 4। सी का क्या होना चाहिए, सी का क्या होना चाहिए, डिब्रॉगली वेवलेंथ 1। तो यहीं से तो मैं मतलब देख लूंगा ना कि ए का 4 सी का 1 आना चाहिए, ए का 4 सी का 1 आना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है तो ये जल्दी आपका सॉल्व भी हो जाएगा। बाकी को आप मिला लेना कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट है, ये इससे मैच कर जाएगा। तो आप बी का क्या बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। बाकी जो रह गया वो क्रम्पटन इफेक्ट को दिखाता है। क्रम्पटन इफेक्ट किससे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रम्पटन इफेक्ट किससे होता है, वेव की किस नेचर से, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर से। तो डी का हो गया तुम्हारा सेकंड। ठीक है, ऐसा है, बराबर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान सवाल है ये। चलो ये देखना, लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, ये एनसीईआरटी से पिकअप किया हुआ सवाल है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मान लो कि ये 8 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है। ये हमने 8 न्यूटन बोला, ये हमने 6 न्यूटन बोला। तो क्या ऑब्वियस सी बात है इसका रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा 8 न्यूटन की तरफ बेंड होके जाएगा ये, है ना, मतलब रिजल्टेंट हायर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा रहता है। तो ये रिजल्टेंट कितने के बराबर आ जाएगा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है तो उसका रिजल्टेंट कितना, a² + b² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितने के बराबर आ जाएगा 64 + 36 यानी कि कितना 10 ना, कितना 10। तो ये अभी आपका क्या निकला है, रिजल्टेंट फोर्स निकल गया है। क्या निकल गया है, रिजल्टेंट फोर्स निकल गया है। अब जानते हो रिजल्टेंट या नेट फोर्स कहते हो, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, Fr/m, Fr/m। रिजल्टेंट फोर्स कितना है 10, मास दिया हुआ है कितना 5 kg, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड²। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। मान लो कि मैं 8 न्यूटन के साथ ही ये एंगल निकालना चाहता हूं, 8 न्यूटन के साथ ही मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, tan θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 6, बेस का काम कौन करेगा 8, तो ये 6/8 यानी कि 2 3 जा 2 4 जा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 किसके साथ, किसके साथ, विथ 8 न्यूटन, विथ 8 न्यूटन। ठीक है, तो क्या आना चाहिए 2 मीटर/सेकंड², tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन फोर्स। तो सही है, बच्चे ने सही आंसर लगाया है। सही बात, सही बात, सही बात। चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल देखो। क्या विजिबिलिटी पूरा है ना, आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यार इसको, शायद देखने में दिक्कत हो सकता है। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखें। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम दिया हुआ है 0.02 जूल दिया हुआ है, यानी कि क्या इसी को टोटल एनर्जी कहते हो आप। ये कितने के बराबर दिया हुआ है 0.02 जूल दिया हुआ है। तो इसमें जो है बच्चा एक टाइम के लिए सोच सकता है कि मतलब
क्या करना चाहिए मुझे? स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट द इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है, एट द इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है। तो आप एक बात सोचो, बॉब यहां पर है, कभी यहां भी होगा, तो आपको यहां पर पूछा है कि स्पीड कितना होगा। तो मुझे एक चीज एसएचएम से पता होता है कि एनर्जी जो होता है एसएचएम में वो कांस्टेंट होता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या रहता है एसएचएम में? एनर्जी क्या होता है एसएचएम में? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि आप क्या लगा सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगा सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ये कहीं का एनर्जी होगा, ये स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि कहाँ का एनर्जी है, तो ये किसी भी, मान लो कि यहाँ का एनर्जी है, ओके, यहाँ का एनर्जी है कितना? के इनिशियल, यू इनिशियल, और यहाँ कुछ होगा के फाइनल, यू फाइनल, ओके, एंड यू आर टेकिंग रेफरेंस एट दिस पर्टिकुलर हाइट, एट दिस पर्टिकुलर हाइट। ये हमारा रेफरेंस है। ये अगर रेफरेंस है तो ऑब्वियसली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बराबर, यहां काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम डायरेक्ट दिया हुआ है, के आई प्लस यू आई करोगे ना, और ये किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.02। अब यहां से हाफ इंटू मास दिया हुआ है क्या? हाँ 20 ग्राम। ग्राम है तो इसको कन्वर्ट करो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, इंटू वी स्क्वायर बराबर कितना? 0.02, ओके। तो ये 2 10 10 कटेगा, तो वी स्क्वायर बराबर कितना? 0.02 इंटू 100, सही है। ये जीरो कट गया, 2 2 कट गया, 100 आके मल्टीप्लाई होगा, तो वी स्क्वायर बराबर कितना? 2। तो वी बराबर कितना? √2, और √2 कितना होता है? 1.414 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ें। ये देखो क्या सवाल है। ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg इज केप्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ स्टेशनरी ट्रॉली। तो ये मान लेता हूं मैं कि कोई ट्रॉली है, कोई ट्रॉली है ना। द कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो एक ब्लॉक बना दो, इस पे बॉक्स बना हुआ है, कितने का? 15 kg का, ओके, 15 kg का। अब आगे पढ़ो। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रॉली इज, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.12, okay. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally. मतलब पूछा गया है कि बताओ इस ट्रॉली को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, ट्रॉली को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि ये ब्लॉक जो है वो मूव ना करे, ट्रॉली से स्टेशनरी रहे उसके रिस्पेक्ट में। तो आप एक बात सोचो, जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक्सेलरेशन तो इधर लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो एक आप ये बोल सकते हो कि स्वीडो की वजह से वो इसका स्वीडो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। अगर मैं ट्रॉली पे बैठ के देखता हूं तो तुम कहां बैठ जाओ? ट्रॉली पे बैठ जाओ, तो स्वीडो आप इधर की तरफ लगा दोगे। यानी कि कितने के बराबर स्वीडो होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर स्वीडो इधर की तरफ लग रहा है तो इसका टेंडेंसी किधर की तरफ है? स्लिप होने का, इधर की तरफ। तो इसको रुकने के लिए क्या मैं फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा दूं? हाँ सर। तो फ्रिक्शन आपने इधर की तरफ लगा दिया। तो अब बस मैं ये मान के चलता हूं कि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बराबर कितना होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप जानते हो कि फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है? लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो यहां से ये ma इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन। और ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल जो इसको मिल रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ। तो नॉर्मल ऐसा, इसका वेट mg नीचे, है ना। तो यहां पर नॉर्मल की जगह पर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, ओके। अब जरा देखो, क्या यहां से एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी होना चाहिए। यानी कि ये एक्सेलरेशन जो तुम्हें मिल रहा है वो कैसा एक्सेलरेशन मिल रहा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन? मैक्सिमम। कितने के बराबर होना चाहिए? म्यू एस इंटू जी। म्यू एस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.12, जी का वैल्यू कितना है? 10। कितना आ जाएगा ये? 1.2।
तो एकदम ऐसे PYQs भी आपने किए होंगे, नीट के PYQs में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रखा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? c के बराबर होता है, और c को इसने क्या बोला है? 1 लेने के लिए। c को कितना बोला है इसने? 1 लेने के लिए, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, अब बोल रखा है इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है लाइट? 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड। व्हाट इज मीन बाय 6 मिनट? 6 इंटू 60 प्लस 40, कितना आ गया? 360 प्लस 40, तो कितना टाइम ले रहा है ये? 400 सेकेंड, 400 सेकेंड। अब बोल रखा है कि रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन न्यू यूनिट। तो डिस्टेंस के लिए क्या कर लेंगे? s बराबर वी टी लगा दो। तो s बराबर v के जगह पर कितना रखो? c का वैल्यू कितना है? 1 इंटू टी कितना रखो? 400 यूनिट। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो बच्चे ने सही आंसर करा है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? c यानी कि 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, ये तो देखते ही आपको आंसर मार देना चाहिए था। क्या एक सिंगल डायोड लगा हुआ है, रेसिस्टेंस के साथ लगा हुआ है? क्या इनपुट आपको दिया हुआ है, एसी इनपुट है? क्या ये हाफ वेव रेक्टिफायर है? क्या है ये? हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। जनरली आप इसके ग्राफ पढ़ते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो हमारा बेसिकली होता कैसा है? अब जरा सोचो कि ये VD आप ले लो और ये आप T ले लो। होगा यूं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्या ये रिवर्स बायस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस हो जाएगा तो कहने का मतलब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। और अगर मान लो कि ये नेगेटिव साइकिल पहुंचता है यहां पर, नेगेटिव साइकिल अगर यहां पर पहुंचता है तो ये वाला मतलब हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल, ऐसा ही तो होगा। मतलब सीधी सी बात, अगर आप करंट को ऐसे मूव करवाओ, ये मान लो इनपुट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा, ये वाला अलाउ करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे करके आएगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन है कि एक बार फॉरवर्ड बायस्ड अलाउ करेगा और रिवर्स बायस को जाने नहीं देगा। यानी कि एक ही इसको साइकिल मिलेगा, दूसरे साइकिल को ये अलाउ नहीं करेगा। इसमें देखो दोनों साइकिल है, इसमें भी दोनों साइकिल है, इसमें भी दोनों साइकिल है, तो तीनों नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। क्लियरली ये चीज दिखता है मुझे ग्राफ से, यानी कि ये ऐसे जाके और फिर स्ट्रेट लाइन पकड़ लेगा। ठीक है, तो आंसर 9 का क्या हो जाएगा? 2। तो सही है इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखना, सबमरीन इज डिजाइन टू विथ स्टैंड एंड एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 ATM। मतलब कोई सबमरीन है किसके अंदर? मान लेते हैं समंदर के अंदर, और वो कितना प्रेशर झेल सकता है? 100 ATM झेल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये आना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मान लो कि ये सबमरीन है, ये सबमरीन है, तो ये कितना प्रेशर यहाँ पर इसको झेलना पड़ रहा है? 100 ATM। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय 100 ATM? एक ATM उसने दे के रखा है, कितना होता है? 10⁵, नहीं तो याद भी रहना चाहिए, 10⁵ पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रखा है कि हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। तो मान लिया मैंने कि ये कितना हाइट नीचे चला गया? h हाइट नीचे चला गया। कितना हाइट? नीचे h हाइट। तो आप जानते हो कि यहां पर प्रेशर कितना लिखा जाता है? यहां पर प्रेशर कितना है? P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P बराबर क्या होता है? P0 प्लस रो जी एच। बड़ा बेसिक सा फ्लूइड मैकेनिक्स का है। जनरली बच्चा फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के जाता है, और मतलब अगर छोड़ के भी जाओ तो मैं जनरली बच्चा को मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम उसके जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो सीख के जाइए। अगर मुश्किल सवाल आया तो आप छोड़ के आना,
नहीं अगर हो रहा है, टाइम नहीं बच रहा है तो। लेकिन अगर आसान सवाल है, नहीं पढ़ के जाओगे, जैसे ये नहीं पढ़ के जो बच्चा गया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वो सवाल को कर ही नहीं पाएगा, जो कि बेहद आसान सा सवाल था। अब जरा देखो, P बराबर कितना है 10 टू द पावर 7, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm यानी कि 10 टू द पावर 5, प्लस रो कितने के बराबर दिया हुआ है 10 टू द पावर 3, जी का वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है 10, और पूछ रखा है कि हाइट बता दीजिए। क्यों नहीं हाइट में बता सकता, ये इधर गया तो कितना 10 टू द पावर 2 बराबर ये कितना 10 टू द पावर 4 इंटू कितना हाइट, सही है, इंटू हाइट, सही है। अच्छा, अब जरा देखना कि h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 4, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार जरा देख लें। गड़बड़ हो गया ना, ये कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ कर लिया ना हमने। 10 टू द पावर 7 माइनस 10 टू द पावर 5 बराबर कितना 10 टू द पावर 4 इंटू एच, सही है। तो यहाँ ये क्या बन रहा है 100 माइनस 1 10 टू द पावर 5 बराबर 10 टू द पावर 4 इंटू एच, ऐसे करेंगे ना कैलकुलेशन, वो तो मैंने कुछ भी कर दिया। अच्छा जरा देखना, ये 100 माइनस 1 कितना 99, और इंटू ये 10 टू पावर 4 काटेगा इसको, यानी कि एच का वैल्यू कितना 990 मीटर, 990 मीटर। तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा खास नहीं है, आप आराम से कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। An electric heater supplies heat to system at this and this। जरा देखो, बेहद आसान सवाल पूछा है, थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक हीटर दिख रहा है, नहीं। आप एकदम बेसिक सा चीज़ जानते हो कि हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है, तुमने ये जाना है। अब क्या करो, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, तभी तो ये पावर जैसा बनेगा, कुछ यूनिट जूल पर सेकेंड आ जाएगा ना, उसी को तो पावर कहते हो, डेल यू बाई डेल टी। अब सवाल को पढ़ो बहुत ध्यान से, क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट, तो ये दे दिया 100, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी कितने के बराबर है 75 जूल पर सेकेंड यानी कि 75 वाट है। पूछ रखा है देन रेट एट विच इंटरनल एनर्जी, तो ये डेल यू बाई डेल टी का वैल्यू पूछा है, यही तो रेट है इंटरनल एनर्जी का, तो यहां से आ जाएगा ना आराम से, डेल यू बाई डेल टी कितने के बराबर 100 माइनस 75 यानी कि 25, है ना। तो कितना आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा ये। तो इसका आंसर कौन सा 11 का 4, सही है। अगला सवाल आगे बढ़ता है, चलो देखें। 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर has a magnetic field of this at its center, the current flowing through the coil and the magnitude of the magnetic moment of this coil are respectively। okay, आपको सबसे पहली बात तो ये कि सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना जरूरी है, ये याद रहना जरूरी रहता है। कितने के बराबर म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई, मतलब अगर सिंगल टर्न है तो यहाँ n टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई बाई कितना कर लेंगे 2r। जनरली बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि नीचे 2r या 2πr, तो ये कन्फ्यूजन है, तो इसको दूर नहीं किया जा सकता, आपको याद करना ही पड़ेगा कि पाई नीचे नहीं आता, ठीक है। अब जरा देखना कि बी सेंटर आपको दिया हुआ है कितने के बराबर 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। टेस्ला म्यू नॉट का वैल्यू कितना लिख लोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, कितना टर्न है 100, इंटू करेंट निकालना है आपने, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर कितना 5। तो अब कैलकुलेशन कर ले क्या, नहीं बाबू, अगर कैलकुलेशन करोगे फंस जाओगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मैं बच्चे को अब हर बार हर दिन हर समय बोलता हूँ बच्चे को क्लास में कि बाबू रे जब भी तुम फिजिक्स सॉल्व करो तो उसको MKS सिस्टम में लो। किस में लो MKS सिस्टम में लो, CGS में हम काम ही नहीं करते फिजिक्स के अंदर, बस इतना ध्यान रखना। तो रेडियस कितने के बराबर 5 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर है। तो अब जरा देखना कि 3.14 बेसिकली पाई का वैल्यू है ये 10 टू द पावर -3। अब जरा देखना 5 2 10, यहाँ 4 बन रहा है तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना -7, ठीक है, -7 इंटू ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, पहले तो 100 लिख दो और ये 10 भी आके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आई है, ठीक है। जरा देखो काटो, पाई से पाई चला गया, पाई से पाई चला गया, कैलकुलेशन बस देखते रहना। तो
10⁻³ बराबर ये कितना आ रहा है 10⁻⁻4 इंटू ये वाला 4 इंटू आई। तो आई का वैल्यू कितने के बराबर है 10⁻³ कटेगा 10⁻³ कटेगा 10⁻1 है तो ये इधर की तरफ जाएगा 10/4 हो जाएगा। ये कितने के बराबर 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर वाला आंसर होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। लेकिन आगे पढ़ो, बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट का भी फॉर्मेट याद आना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है सर वो NIA होता है। क्या होता है NIA होता है। इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, NIA होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट n का वैल्यू 100, I का वैल्यू अभी निकाला 2.5। और कैसा कॉइल है ये सर्कुलर कॉइल है। कैसा कॉइल है सर्कुलर। तो उसका रेडियस क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है πr²। तो पाई का वैल्यू ले लो ना, मतलब 3.14 ले लें, क्योंकि पाई के टर्म्स में तो नहीं है। 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब जरा देखना कि ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू यहाँ पर कितना बन रहा है 10⁻², यहाँ पर कितना बन रहा है 10⁻⁻4। ओके, तो क्या कर सकते हैं इन सारे को। अब देख रहे हो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आ जा रहा है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यार 45 क्वेश्चन डिस्कस करना है मुझे, ठीक है। मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसके अंदर। सबको मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये जरा देखना 196.25 आ रहा है, 196.25 आ रहा है। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है 10⁻⁻²। तो ये यहाँ लेके आएगा 1.9625। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो तुम 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही है, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा जरा देखें। 2.5 करंट आ रहा है और ये 2 आ रहा है, यानी कि थर्ड हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या 3, 12 का आंसर क्या 3। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। तो क्या बोल रखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। सबसे पहली तो बात करते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है यानी कि डेल एक्स वो कितने के बराबर होता है λ/2π इंटू डेल फाई। ये रहता है आपका पाथ डिफरेंस। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर लूं तो इंटेंसिटी कितने के बराबर होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई टू। ये आपने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। चलिए तो सबसे पहले इसमें ये बोल रखा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट्स। यानी कि जहां पर डेल x का वैल्यू लैम्डा है तो पहले वहां पर पाथ डिफरेंस निकालो तुम, तभी तो इंटेंसिटी निकाल पाओगे। तो डेल x का वैल्यू कितना है लैम्डा, तो डेल x होता कितने के बराबर है λ/2π इंटू डेल फाई बराबर लैम्डा। तो यहां से तुम्हारा डेल फाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितने के बराबर 2π। लैम्डा कट जाएगा 2π। तो इंटेंसिटी जो आया वो कितने के बराबर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग बोला हुआ है कि इंटेंसिटी आपको कितना लेना है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो k। तो I के जगह पर हमने क्या डाला k। फिर यहाँ 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई टू, डेल फाई कितना है 2π डिवाइडेड बाई क्या करोगे 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4I0 cos पाई इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर पाई को ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं, है ना। अच्छा तो यहां से k का वैल्यू जरा देखना कि cos स्क्वायर पाई कितना -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि कितना 4I0, कितना 4I0, ये k का वैल्यू है। फिर उसके बाद बोल रखा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3, वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। तो डेल एक्स का वैल्यू λ/3। तो डेल एक्स वापस से रखो λ/2π इंटू डेल फाई बराबर कितना λ/3। समझ रहे हो आप बातों को। तो डेल फाई कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ से 2π/3।
अब यहाँ जो इंटेंसिटी होगा, मान लो उसको आई मैंने कहा इंटेंसिटी को, तो आई बराबर कितना 4I0 कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2 यानी कि 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4I0 कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई बराबर बनेगा 4I0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। अब जरा सोचो यहाँ से 4I0 का वैल्यू यहाँ से डालो इसमें, तो ये आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 4I0 के बराबर है, तो k/4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो k/4 थर्ड, यानी कि इसका आंसर क्या पकड़ लिया, इसका आंसर क्या पकड़ लिया 3 का 4, 3 का सॉरी 13 का ना, 13 का 4। सही है, चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें। द करेंट आई इन द सर्किट शोन बिलो, ये भी सवाल आसान था, करने लायक सवाल था, डायोड से रिलेटेड है। जनरली क्लास में ये सवाल करते हैं ऐसे जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होते हैं। तो बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर ये डायोड जो है ये अगर हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, कहने का मतलब ये पी टाइप एट हायर पोटेंशियल, एन टाइप एट लोअर पोटेंशियल, तो इसको हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं तो रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग केस इज ऑलमोस्ट जीरो। ये आइडियल केस है, जीरो लेके चलते हैं, यानी कि ये करंट को अलाउ करेगा, करंट को अलाउ करेगा। ठीक है, अगर रिवर्स बायस्ड होगा यानी कि ये पी टाइप अगर लोअर पोटेंशियल पे आ गया तो वो रिवर्स बायसिंग होगा, और रिवर्स बायसिंग होगा तो वो करंट को अलाउ नहीं करने देता। ओके, तो अभी जरा देखना क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है। यहां पर पहले आप मेंशन कर दो, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है। सही है, अब जरा देखना कि क्या ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल से एन कनेक्टेड है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, नहीं आएगा काम का। फिर ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स बायस, कैसे, यही पॉजिटिव टर्मिनल यहां पहुंच रहा है तो रिवर्स बायस हो गया। कहने का मतलब कौन कौन चला गया, कौन कौन चला गया, एक ये वाला नहीं होगा और एक ये वाला नहीं होगा। मेरे काम का कौन है 2 और 4 वाला, तो 2 और 4 वाला काम का है, तो मैंने 2 और 4 वाले को बनाया। यानी कि आइडियल डायोड जो है उसको बस आप एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ 4 ओम लिख दीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर 2 ओम है तो ये 2 ओम लिख दीजिए, देन बैटरी है तो बैटरी लगा दीजिए। तो क्या ये सिंपल पैरेलल वाला सर्किट हो गया। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या है दोनों रेसिस्टेंस क्या पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट लगाते हैं, कितने के बराबर 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8/6 आ जाएगा, यानी कि 2423, है ना। तो V बराबर कितना IR इक्विवेलेंट, तो V का वैल्यू कितना 10 I ही रहेगा, ये 4/3 कितने के बराबर, ये I का वैल्यू 30/4 यानी कि 15/2 एम्पियर, 15/2 एम्पियर। तो बच्चे ने सही आंसर मारा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का 3। आगे बढ़ें, चलिए इस सवाल को देखें। क्या बोल रखा है कि एक कनकेव लेंस है, ठीक है सर कनकेव लेंस है, बना लिया हमने। अब बोल रखा है रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या ले लो, ये ले लो। अब बोल रखा है कि लाइट रे आती है, लाइट रे ऐसे करके पैरेलल लाइट रे आती है ऑब्जेक्ट से, है ना, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही होगी। तो जब ऐसे होता है तो क्या कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट रे को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, क्या करती है डाइवर्ज करती है, यानी कि ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। ये देखो इस वाले पॉइंट्स, क्या पहला ऑप्शन है पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, नहीं सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करेगा, अपीयर टू पास करेगा, क्या करेगा अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा इसका,
क्योंकि कन्वेक्स में राइट की तरफ होता है, इसमें लेफ्ट की तरफ होता है कॉन्केव में, इसलिए आंसर 2 सही है। तो 15 का क्या हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा। अगला, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 100 ओम। बड़ा आसान सा सवाल है, जनरली आप क्लास में करते हैं ये, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वाला पार्ट उसमें। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, डिफ्लेक्शन करंट यानी कि आई जी का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। कितना दिया हुआ है ये? 10 एम्पियर। ठीक है। द शंट रिक्वायर्ड, यानी कि ये एस का वैल्यू पूछा है, तो आप ऐसे करते हो ना, यहाँ गैल्वेनोमीटर ऐसे करके कनेक्ट करते हो, फिर यहाँ पर ऐसे करके आप शंट लगाते हो इसके पैरेलल में, है ना, और यहाँ से मेन करंट को पास होने देते हो आई, तो इसमें चला जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी, और इसमें कितना चला जाता है? आई माइनस आई जी चला जाता है इस शंट रेसिस्टेंस में। फिर आप कहते हो कि सर ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल लगे हुए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि आई इंटू जी, ओम्स लॉ लगाया हमने, वी इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। तो आई जी का वैल्यू कितना है? 10⁻³ जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, आई जी कितना है? 10⁻³ यानी कि 0.001 इंटू एस। अब जरा देखना कि 10 माइनस 0.001 करोगे तो इसको आप निगलेक्ट ही लेके चलो, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय ये कितना, ये तो 10 ही रहेगा ना, तो 10 यहाँ लिख दो, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10⁻⁻2 ओम, यानी कि 0.01 ओम। सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का 4। क्लियर है बातें? सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जरा देखें। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है कि n का वैल्यू 1 नहीं 2, n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब बोल रखा है कि द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज अप्रोक्सीमेटली, है ना। ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए आप कितना कहते हो? 0.53 n² बाय जेड, और ये किस में आना चाहिए? एंगस्ट्रम में। तो क्या आप इसको 0.53 डायरेक्ट आप कर लो ना कि n का स्क्वायर, n कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू 1 होना चाहिए, 10⁻⁻10 होता है 1 एंगस्ट्रम, मतलब इतना मीटर। ओके। अब जरा देखो, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 21 आ जाएगा ये, यानी कि 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या सर ये इस 3.4 का मतलब है कुछ? एज सच कोई मतलब नहीं है, वो बस आपको कंफ्यूज करना चाहता है। डायरेक्ट भी आप सेपरेशन ये निकाल सकते हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं बोलता, वो एनर्जी दे के रखता कुछ, तो वहां से मैं क्या निकाल सकता था? जेड निकाल सकता था। जेड निकालने के बाद आप रेडियस निकाल सकते थे, अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में चर्चा नहीं करता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस। तो जरा देखना, यहां से आप कितना हाइट लेके जा रहे हो इसको? h, और ये h का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है? r के बराबर दिया हुआ है, ये पार्टिकल है, और ऑब्वियस सी बात है ये अर्थ का रेडियस कितने के बराबर है? r। आप ये जानते हो कि वर्क डन रिक्वायर्ड जो रहता है वो कितने के बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बड़ा ये सिंपल सा रिलेशन है, क्लास में भी बताता हूं, और आपने भी पढ़ा होगा कि डेल यू का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? असली वाला mgh डिवाइडेड बाय 1 + h/r, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहां से जरा देखना कि m इंटू जी इंटू एच का वैल्यू कितना? r, 1 + h का वैल्यू कितना? r, r/r कितना आ गया? ये mgr/2। कितना आ गया? ये mgr/2। तो कौन सा आंसर? 4, यानी कि 18 का आंसर आ जाएगा 4। सही। अगला सवाल,
इसको जरा देखें क्या बोल रखा है, एन एसी सर्किट कंटेन्स ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम एंड कैपेसिटर ऑफ दिस एंड एन इंडक्टर दिस कनेक्टेड इन सीरीज, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो आपको पता है कि रेजोनेंस के कंडीशन में क्या XC बराबर XL हो जाता है। रेजोनेंस में जब रेजोनेटिंग सर्किट रहता है तो उसमें ऐसा होता है, XL बराबर XC। और XC आप जानते हो ये कितने के बराबर होता है, 1/ωc। XL कितना होता है, ωL होता है। तो यहाँ से आप जरा क्या कर लो, ओमेगा को इधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर, L को यहाँ भेज दो 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना, 1/√LC, 1/√LC। मैं तो इतना ही याद रखता हूँ। अब ओमेगा, ये कौन सा ओमेगा है, रेजोनेटिंग वाला। कौन सा, रेजोनेटिंग वाला, यानी कि हर जगह ये ओमेगा आर लगा दो। तो ओमेगा आर बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, 2π फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग बराबर कितना, 1/√LC, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग बराबर 1/2π 1/√LC। सही है। अच्छा, तो 1/2π √LC यानी कि 1/√LC, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या फिर चलो ना जैसा है वैसा ही लिखते हैं, जैसा है वैसा ही लिखते हैं। L का वैल्यू कितने के बराबर है, 1 मिली 10⁻³ C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 फेराड। तो 0.1 फेराड यानी कि 1 माइक्रो फेराड 10⁻⁶ ऐसा लिखोगे ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1/2π और 10⁻⁷, 10⁻3, 10⁻10, ये आ जाएगा 10⁻10। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻5 बन के रूट से बाहर निकलेगा, ऊपर चला जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाय कितना, 2π। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कुछ वैल्यू वगैरह भी दिया हुआ है नहीं। तो आप क्या कह सकते हो, 10⁵ जैसा आ रहा है ना ये। तो एक काम करो, इसको तुम 10⁵ रहने दो, 2 × 22/7 कर लो। पाई का वैल्यू रख दिया हमने 22/7। तो ये चला जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 10⁵। इसका कैलकुलेशन लेके जाओगे तो ये 700 इसको रखो और ये 44 रखो, इंटू कितना कर दो 10⁵। तो ये किस में आ जाएगा, किलो हर्ज में। सारे ऑप्शन किलो हर्ज में दिए हुए हैं। 14 से 70 में डिवाइड करोगे, 14 1 जा 44, 1 जा 44, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा यार। ये 700 है, 1 में जाएगा, फिर 6, ये 260 है ना। 5 कैसा कैसा ऑप्शन है, 13 है, 15 है। तो एक बार 3 से देखो, 3 4 नहीं कम आएगा। 5 से करके देखो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 सही है। यानी कि इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, 6 4 जा 24, 6 नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, 264 के जैसा आ जाएगा। यानी कि 15 जैसा दिख रहा है, तो यानी कि 15 पॉइंट समथिंग ही आएगा। इसलिए आंसर इसका मैं क्या बोल दूंगा, 15.9 किलो हर्ज। किलो हर्ज, क्या कोई हर्ज तो नहीं, नहीं सर। तो इसका आंसर 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, कॉन्सिडर 2 अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफेराड। अच्छा जी, 2 कैपेसिटर है, मान लेते हैं सीसी है दोनों का, ठीक है। 200 माइक्रो नहीं, पिको फेराड है। वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। कितने से चार्ज किया जा रहा है, 100 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। मान लेते हैं ये 100 वोल्ट से चार्ज हुआ, ठीक है। तो इस पर चार्ज अभी कितना आ जाएगा, CV यानी कि 100C के बराबर, 100C के बराबर, ठीक है। अब बोल रखा है डिस्कनेक्टेड, नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर। यानी कि ये जो C है वो किससे कनेक्ट किया गया है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस C है। तो ये C और ये वाला भी क्या है, C है। लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज अभी आपने माना है Q1, ठीक है, Q1। अब सोचो कि मैं ये तो जानता हूं कि अगर चार्ज, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो चार्ज निकलेगा इस पर आएगा और तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल सेम यानी कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर क्या, Q/C1 है ना। मतलब आप ऐसे लगा दो ना कि
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, यानी कि Q1 प्लस Q2 शुरू में अनचार्ज है, फिर इस पर भी कुछ फाइनली चार्ज आएगा, मतलब मान लेते हैं Q1 डैश, और इस पर कुछ चार्ज आएगा, मान लेते हैं Q2 डैश, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मैं क्या कर रहा हूँ, समझ आ रही है बात, कि मतलब मैंने दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि मैंने निकाला, मतलब V निकाला इसमें भी, V निकाला इसमें भी, क्योंकि तब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो Q1 100C है, Q1 डैश क्या आएगा, C इंटू कॉमन पोटेंशियल V, इसका भी कितना आएगा, C इंटू कॉमन पोटेंशियल V। तो क्या कॉमन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा कितने के बराबर, 50 ना, 50 वोल्ट, कितना वोल्ट, 50 वोल्ट। जरा देखो सही है यहां तक। अच्छा अब क्या कर लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो कितना लिखोगे, हाफ इंटू सी इंटू 100 का स्क्वायर, CV स्क्वायर होता है ना। फाइनली लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनली लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू इसका C इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, उसका भी कितना, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, ये CV स्क्वायर आ गया। सही है, CV स्क्वायर आ गया, और C के जगह पर C ही डालो, V के जगह पर कितना डालो, 50 डालो, तो 50 का ये स्क्वायर है। अब लॉस पूछ रखा है, तो लॉस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं वो तो चेंज आ जाएगा ना। लॉस आप निकालना है तो U इनिशियल माइनस क्या करो, U फाइनल करो, लॉस क्या करो, U इनिशियल माइनस U फाइनल करो। सही है, अब U इनिशियल का वैल्यू कितना है, हाफ इंटू C इंटू 100 का स्क्वायर माइनस C इंटू 50 का होल स्क्वायर। सही है, अब जरा देखो क्या है यहां से, हाफ इंटू, क्या मैं इसको 2 इंटू 50 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर इंटू C लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना यार, कैलकुलेशन अपना अपना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। 50 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यानी कि 50 इंटू 50 बाहर निकला, यहाँ हाफ, यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, C का वैल्यू कितना है 200 पिको फेराड, यानी कि 200 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये जरा देखना, ये 2 माइनस 1 1, अब यहाँ से कितना, ये 25 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर कितना है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, ये आ गया 25 टू जा 50 इंटू कितना 10 टू द पावर -8, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ऐसा बन रहा है। चलो 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर में है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, है ना। तो ऐसे इस सवाल को कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4। तो सही आंसर दिया है बच्चे ने, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पढ़ें, क्या दिया हुआ है। ये आपका रे ऑप्टिक्स से सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा है। रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म ABC as shown in the figure. The refracted ray QR is parallel to its base. ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन होता है डेविएशन वाले सवालों में, कि जब भी ये QR पैरेलल टू बेस हो जाए तो आपको समझ जाना है कि मिनिमम डेविएशन का केस है। किसका केस है, मिनिमम डेविएशन का ये केस है। कैसे पता चला, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके अंदर वो पैरेलल टू द बेस हो गया है, मिनिमम डेविएशन का केस है। और जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो आपको पता है मिनिमम डेविएशन में क्या I बराबर E हो जाता है, और एक आप रिलेशन जानते हो I प्लस E माइनस A, तो E के जगह पे भी I है, तो क्या ये 2I माइनस A वाला रिलेशन लगेगा। अब क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, देन एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, तो 2 इंटू I के जगह पर कितना 50 डिग्री माइनस A की जगह पर कितना 60 डिग्री, तो कितना हो गया ये 100 माइनस 60, यानी कि 40 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। तो आंसर 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 2 हो जाएगा सही। अगला सवाल देखें, हाँ
ये सवाल जैसे मैंने भी फर्स्ट अपीयरेंस में देखा तो मुझे भी लगा कि सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है, और देखा देखा सा ही है। नीट के अंदर ऐसे ही सवाल पूछे हुए थे कि जब मैं सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करूंगा तो क्या उससे बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसा नीट के पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर सवाल क्या कह रखा है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजिशन ऑफ सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर, पोजिशन ऑफ सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, यानी कि इसको इसके प्लेस पर रखा जा रहा है, यानी कि यहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इसको ऐसा, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है। एक बार तो ये है, ये जरा देखना, गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दिया गया, तो यहां पर कुछ रेसिस्टेंस होगा, मान लेते हैं R1, और यहां पर कुछ रेसिस्टेंस होगा स्मॉल r2, और ये R1 R2 तो दिया हुआ ही है, R1 R2 तो दिया हुआ ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस जॉकी को स्लाइड करोगे तो इसमें तो एक डेविएशन आएगा ही ना, ये नीडल जो इसका रहेगा वो तो डेविएट करेगा, ये तो डेविएट करेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जॉकी को जब हिलाते हैं तो कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, लेकिन नल पॉइंट से पहले तो इसमें डेविएशन कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ है, और एक आपका ये कंडीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट का फ्लो तो कहीं ना कहीं सर्किट कंप्लीट करेगा, तो करंट कुछ ना कुछ इधर की तरफ भी जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या है, क्या बोल रखा है, ओनली लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, मतलब इधर की तरफ बस डिफ्लेक्शन होगा। फिर दूसरे में बोल रखा है बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस पॉइंट एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। हाँ, बैलेंस पॉइंट पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होता है। अगर नल पॉइंट मिल रहा है तुम्हें, नल पॉइंट अगर तुम्हें मिल रहा है तो नल पॉइंट पे IG का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यही लगता है, क्योंकि करंट ऐसे में भी फ्लो करेगा इसमें, और इस केस में भी इंटरचेंज करने पर भी फ्लो करेगा, इसलिए आंसर सेकंड वाला ही होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें यही लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1 बाय मास। अच्छा जी, मास का रेशियो दे रखा है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 300 केल्विन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस, आपको पता है कि VRMS कितने के बराबर होता है, ओवर रूट ऑफ 3RT/m, ओवर रूट ऑफ 3RT/m होता है ना ये। अच्छा, यानी कि टेम्परेचर वही है, R वही होगा, मेन इसका मोलर मास से वेरिएशन है, किससे, मोलर मास से, रूट m से। अब जरा देखना, अच्छा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो आपको दिया वही है ना, तो आर्गन के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/रूट, आर्गन के लिए कितना 40, फिर क्लोरीन के लिए कितना √70। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा, है ना। अगर डेटा पूछता कि मतलब ऐसे कि VRMS कितना होगा, VCL कितना होगा, तब मुझे दिक्कत था, तब उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता AMU को, है ना। ये AMU में यूनिट दिया हुआ है। अब यहां से रेशियो लोगे किसका, AR का RMS पूछा है और क्लोरीन का RMS का रेशियो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्लोरीन वाला ऊपर चला जाएगा √70 और ये √40, यानी कि √70/40, यानी कि √7/4, यानी कि ये निकाल देगा कितना, √7/2। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, यानी कि 23 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात, सही बात, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ PN जंक्शन डायोड इंक्रीजेज एबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज। एक बार जरा ये वाला देख लो, ये देखते हो ना, इधर की तरफ करंट रहता है, इधर की तरफ तुम वोल्टेज देते हो, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, यानी कि एक कट ऑफ वोल्टेज रहता है, यहाँ कट ऑफ वोल्टेज रहता है, और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंटली ये क्या होता है, एब्रप्टली ये चेंज होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर ये करंट, वोल्टेज बढ़ाने पर ये करंट इंक्रीज होता है, और रिवर्स बायस में जाके ये सैचुरेशन को गेन करता है, और ये ऐसा निकल जाता है ग्राफ, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर। कहां पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। बोल रखा है दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या ऐसा, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये तो आपका फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव वोल्टेज है, इधर की तरफ वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, इधर की तरफ वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है।
तो ये आपका रिवर्स बायस है और ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above certain threshold voltage, हाँ, डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, सही बात है, सही बात है। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, नहीं, रिवर्स सैचुरेशन तो नेगेटिव वोल्टेज पे आता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्या मारूंगा, 1 मारूंगा, ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y बराबर एक्स टी इक्वल्स टू 2 cos 2 पाई 10 t माइनस 0.080 x प्लस 0.35, ठीक है, ये दिया हुआ है और x और y सेंटीमीटर में है। इस चीज़ को नोट डाउन करना कि सेंटीमीटर है, क्योंकि मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ कि MKS यूनिट, MKS यूनिट, MKS यूनिट, है ना। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी कि 2 पॉइंट है जो कि 0.5 मीटर से सेपरेटेड है। मान लेते हैं ये x1 पर होगा, ये x2 पर होगा, यानी कि ये जो पाथ डिफरेंस होता है, ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितने के बराबर होता है यार, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल फाई, सही है, यही होता है ना, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल फाई। और क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। और आपको पता है ये कि डेल फाई यहां से क्या आप लिख सकते हो, 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट जिसको कहते हो, या एंगुलर वेव नंबर जिसको कहते हो, के डेल एक्स। तो जरा देखना के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू कितना है, तो के किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। आपको पता है ये ऐसे आपने पढ़े होंगे, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ऐसा रिलेशन। तो k बेसिकली क्या कहलाता है, x का कोफिशिएंट, k क्या कहलाता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, ये 2 पाई अंदर में मल्टीप्लाई करो, 2 पाई इंटू 0.008, सही है ना। और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, और डेल x कितने के बराबर दिया हुआ है, 0.5, है ना, सही कह रहा हूं मैं क्या, हाँ सर। डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेल फाई का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये भी ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए ना, पाथ डिफरेंस चाहिए, ओके। तो डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, के का वैल्यू कितना आ गया, ये इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो हाँ, और ये मेरा क्या आ गया, मीटर में आ गया। तो जरा देखना कितना आ रहा है, ये कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है, एक और जरा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 cos 2 पाई 0.08 है, ठीक है। तो k का वैल्यू तो मेरे को पता है ना, k का वैल्यू मेरे को पता है कितना, 2 पाई इंटू 0.008, और ये अच्छा पर सेंटीमीटर होगा ना, k का यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि x किस में होता है, मीटर में होता है, तो इसको किस में रखना पड़ेगा, पर मीटर में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये जैसे अभी ये पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई इंटू 0.008 इंटू 10 टू द पावर -2 होल टू द पावर -1, यानी कि 2 पाई इंटू 0.08 इंटू कितना 100 ना, तो यहां से करोगे तो 2 पाई इंटू 0.8 आएगा, ठीक है। k का वैल्यू यहां कितना आना चाहिए यार, कितना आना चाहिए, 2 पाई इंटू 0.8 आना चाहिए, क्योंकि x सेंटीमीटर में है तो इसको पर सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, ओके। तो 0.8 आ गया और x का वैल्यू कितना था 0.5, तो 0.5 इंटू 2 10, तो 1, और ये 0.8 पाई हो जाएगा, सही है, 0.8 पाई हो जाएगा, सही है ना। कोई कैलकुलेशन में एरर, एक बार 0.08 सही है, 2 पाई 0.08, 0.8 चला गया, सही। तो इस हिसाब से मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो 25 का 1 आना चाहिए, 25 का 1 आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मैंने पूरा एकदम से सही करा है तो, है ना, पर सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ 0.08, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना बहुत मतलब क्लोजली आंसर्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा
कैलकुलेशन ध्यान से सीखेंगे। 26 जरा देखो क्या बोला है। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विथ ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। यानी कि मान लो कि ये लूप है और एक छोटा सा कट लगाया गया है, यहाँ मान लेते हैं ये कट लगाया गया, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 centimeter per second in a direction normal to the shorter side of the loop. Normal to the shorter side of the loop. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का एक बार डायरेक्शन देख लो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है बाहर की तरफ। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि इसको ऐसे निकाला जा रहा है, ठीक है, ऐसे निकाला जा रहा है, ऐसे वेलोसिटी दिया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इसको जब बाहर निकालोगे तो आपको ये पता है कि मोशनल ईएमएफ जो होता है वो कितने के बराबर होता है? VVL के बराबर होता है। और अगर कोई भी साइड, यानी कि इस VVL में से कोई भी एक अगर पैरेलल चला गया, अगर मान लो कि V पैरेलल हो गया B के, तो ये करस्पॉन्ड करेगा, EMF 0 हो जाएगा। अगर V पैरेलल हो गया L के, तब भी EMF 0 हो जाएगा। अगर V पैरेलल हो गया, मतलब B पैरेलल हो गया L के, तब भी EMF 0 हो जाएगा, ऐसा हम जानते हैं। तो अभी जरा देखना कि ये वाला मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से। इसलिए EMF मैं क्या बनाऊंगा? V का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 इंटू, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0.3 टेस्ला, तो ये तो ठीक ही है। इंटू L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। यही वाला साइड तो काम करेगा EMF में, क्योंकि ये वाला साइड तो क्या चला गया है? वेलोसिटी के पैरेलल, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड आप पकड़ो, तो क्या ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? लेंथ का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो ये जरा देखना, 3, 0.9, 1.8 इंटू कितना? 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 26 का 4 हो जाएगा, 26 का 4 हो जाएगा। सही है। तो ऐसे आपके निकलेंगे सवाल का आंसर। चलो ये वाला सवाल देखो, रोटेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल, मतलब हल्का ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्या बोला है? थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी M इज बेंट इनटू ए सर्कुलर रिंग विथ सेंटर C एज शोन इन फिगर। तो सर्कुलर रिंग में अगर मान लो कि ये L लेंथ है, इसको आप सर्कुलर रिंग बना रहे हो, L लेंथ है, सर्कुलर रिंग बना रहे हो, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस आएगा, कहीं ना कहीं रेडियस आएगा। तो रेडियस कितने के बराबर होगा? तो ये जो लेंथ है और जो रिंग का सरकमफ्रेंस है, क्या वही दोनों बराबर हो जाएगा? यानी कि 2πr का वैल्यू कितने के बराबर? L के बराबर। तो R का वैल्यू कितने के बराबर? L/2π। R का वैल्यू कितने के बराबर? L/2π। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इसके अबाउट निकालना है तुम्हें? तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना होगा? तो आपको पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये मान लो ICOM, और क्या ये I डायमीटर वाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ICOM प्लस MD² होता है। तो ICM बेसिकली I डाया है, डायमीटर के अबाउट, प्लस MD² लिख दो। तो I बराबर I डायमीटर होता कितना है? याद रखना पड़ेगा, mr²/2। और यहां पर ये R है, सेपरेशन D का वैल्यू क्या ले लेगा? R ले लेगा। तो mr², ये कितने के बराबर आ गया? 3mr²/2, है ना। अब रख दो वैल्यू, तो 3/2, M तो M ही है, R की जगह पर कितना? L/2π का होल स्क्वायर, L/2π का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2 इंटू M इंटू L² डिवाइडेड बाय 4π²। सही है। ये जरा देखो कितना आ गया, ये 3ml² बाय 8π², 8π²। ठीक है।
कोई ऐसा ऑप्शन जो मैच करे, 3ml²/8π² यानी कि 2, तो 27 का क्या हो जाएगा आंसर 2, 27 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगला सवाल, इसको देखो क्या बोल रखा है, रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6। ओके, जरा देखें, ये मान लिया हमने बैटरी, ठीक है, ये देखो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया हुआ है इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम, बैटरी का ईएमएफ कितने के बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस लगा हुआ है, तो क्या करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, है ना। और बोल रखा है क्या, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर, ये करंट कितने के बराबर है 0.6 एम्पियर के बराबर है, देन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरीज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरीज, तो ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, ठीक है। करंट इधर से चल रहा है, इधर से करंट चल रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, बड़े वाले डंडे को पॉजिटिव, छोटे वाले डंडे को नेगेटिव, यही तो साइन असाइन करते हैं, यही तो साइन असाइन करते हैं, यस और नो। हाँ सर कैसे लिखोगे, कहीं से भी चलना शुरू करो, यहीं से चलना शुरू करता हूं मैं, तो वी बी कितना -I R, क्योंकि माइनस पे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो 0.6 × 2, फिर उसके बाद +12 बराबर कितना VA, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, VA माइनस VB कितने के बराबर आ जाएगा, तो VB इधर आया ना, तो 12 - 1.2, तो कितना आ जाएगा ये 10.8, तो ऐसा कोई, हाँ सही है, तो 28 का है 1, 28 का है 1। अगला सवाल, चलो देखिए, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स, आपने वो ना क्लास में भी जनरली वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों को हम लोग करवाते हैं, 9th में ही करवाते हैं, नहीं तो 11th में भी करवाते हैं, कि अगर मान लो कि किसी पेन को छोड़ो और बोलो पकड़ने के लिए, ऐसे करके रख दो और पकड़ने के लिए बोलो, तो ये बच्चा ऐसे कर लेता है, तब तक पेन निकल जाता है, और कोई कोई पकड़ भी लेता है, तो रिएक्शन टाइम की बात हो रही है, यानी कि हाइट डिसेंडेड की बात हो रही है, तो ऐसे सवालों में आप जस्ट ये लगा दीजिए ½ GT², यानी कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T², तो जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसमें हाइट डिसेंड ज्यादा होगा, यही तो मतलब है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम किसका है, सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम किसका है 22, यानी कि B, फिर उसके बाद किसका है E, फिर उसके बाद किसका है A, फिर उसके बाद किसका है D, फिर उसके बाद किसका है C, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा हाइट डिसेंडेड B में होगा, देन E में होगा, देन A में होगा, देन D में होगा, देन C में होगा, तो सबसे ज्यादा B देन C, सबसे ज्यादा B देन C, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर, इसलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा 3, सही। चलिए आगे बढ़े, ओके, इसको देखो क्या बोल रखा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 RPM टू 1200 RPM इन 10 सेकेंड। तो एक बात जरा समझना, 1 RPM जो होता है, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2π रेडियन, और पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 RPM कितने के बराबर हो जाता है 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब बोल रखा है 600 से 1200 हो जा रहा है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील। तो सर्कुलर मोशन का सवाल है, सर्कुलर मोशन का सवाल है, बड़ा बेसिक सा रिलेशन आपको आना चाहिए, और ये बताया भी जाता है आपको सर्कुलर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले आप लगा दो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा कितने के बराबर दिया हुआ है, फाइनली 1200 हो जा रहा है आरपीएम, यानी कि 2π/60। ओमेगा नॉट कितना है 600 इंटू 2π/60, फिर प्लस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10। यहां से देखो अल्फा का वैल्यू 1200 माइनस 600 इंटू कितना, ये 10 अल्फा है, 10 अल्फा है, इंटू 2π/60, 2π/60, तो ये जरा देखो कितना आ गया, ये 600 इंटू 2π/60। अब अल्फा का वैल्यू देखो,
ये 10 यहाँ आएगा, 600 काटेगा, यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, अब क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, उसी तरीके से आप लगाओ ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। ठीक है जी, तो ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर, वापस से 1200 इंटू 2 पाई बाई 60 का होल स्क्वायर। इसको मैंने ओमेगा नॉट को इधर की तरफ ले आया तो 600 इंटू 2 पाई बाई 60 होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 2 पाई, और ये थीटा। तो यहां से मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जरूर। तो थीटा का वैल्यू जरा देखें कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई, 1/4 पाई, और यहां पर ये 2 इंटू 600 का होल स्क्वायर माइनस 600 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 60 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ओके, सही है सर। 4 पाई इसको काटेगा, 4 4 कट जाएगा, पाई बचेगा नीचे, और यहां जरा देखना 600 का स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू कितना 600 का स्क्वायर, यानी कि 600 इंटू 600 इंटू 4 4 कटा, पाई पाई कटा, यानी कि पाई बाय कितना 60 इंटू 60। ठीक है, अब जरा देखो कितना आ रहा है, ये 0 0 ये गया, काटो इसको, काटो इसको, 60 10 ये 10 कटा, फिर ये 6 काटेगा इसको, 6 काटेगा इसको 100 में। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 300 पाई आ रहा है, कितना आ रहा है 4 माइनस 1 3, 300 पाई। अब आप जानते हो कि अगर एंगल मूव किया है तो आपसे पूछा गया कि कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो मैंने थीटा को किसके बराबर कर दिया 2 पाई n, यही तो होगा। अगर घूमेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, तो n चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल मूव करेगा, एक चक्कर में 2 पाई एंगल मूव करता है, तो n चक्कर में 2 पाई n, तो 2 पाई n बराबर कितना 300 पाई, तो पाई से पाई चला गया, 2 काटेगा, यानी कि n का वैल्यू कितना 150। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या बोलेंगे, 30 का आंसर क्या बोलेंगे 2। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और लंबा है, मतलब 45 क्वेश्चन डिस्कस करना इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा खाना पीना खा के और फिर अब डिस्कस करना है। और कितने बच गए हैं 15 क्वेश्चन ना, 30 हमने किया है अभी तक। चलिए इस सवाल को जरा देखेंगे फटाफट से, क्या क्या रखा है। द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस स्मॉल ए कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर इन द रीजन, है ना। लॉन्ग सॉलिड वायर है ये, यानी कि ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, या इसी को आप क्या कहते हो, थिक केबल भी कहते हो। क्या कहते हो, थिक केबल भी कहते हो। और ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, शायद 2022 या 2021 में सेम ग्राफ पूछा गया है, वहां पर थिक केबल यूज करा हुआ था। तो आपने इसमें सीखा हुआ है कि बी इन कैसे वैरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बी आउट कैसे वैरी करता है, यानी कि आउटसाइड द सिलेंडर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जाता है। ये आपको पता है, म्यू नॉट आई बाय ऐसे 2 पाई आर करके आता है ना, है ना। आप मतलब उससे लगाते हो ACL से, एम्पियर सर्किट लॉ से। तो कौन सा ग्राफ जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ ऐसे जाके और ऐसे आता है, आपने सीखा है ये ग्राफ। तो कौन सा सही है, 4 नंबर ग्राफ सही है। तो ये 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज मास नंबर, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का, R0 a टू द पावर 1/3 होता है ना, R0 a टू द पावर 1/3। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फेरिकल हम मान के चलते हैं ना,
न्यूक्लियस को 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कितने के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो आर नॉट का क्यूब, और यहाँ क्यूब करोगे तो ए हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए, सही है, बी स्टेटमेंट तो सही है। ए बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 3, नहीं, गलत है। तो बी सही होना चाहिए। तो कहने का मतलब पहला और चौथा खत्म हो गया, गलत हो गया वो। फिर उसके बाद जरा देखना, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, नहीं, मतलब आप उसके कंपोनेंट को माइनस करते हो ना, तो डिफरेंस इन मास ऑफ एन न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो कौन सा आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बी एंड डी, बी एंड डी सही है। तो बी एंड डी आर ट्रू, यानी कि 32 का हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 सविता, यार ये कोई साउथ इंडियन बनाया है क्या क्वेश्चन को, है ना? अच्छा, सविता थाला। अच्छा, XI स्टैंडर्ड स्टूडेंट while conducting an experiment to determine the effective length of simple pendulum L, note down the data of time taken to complete 30 oscillation as 60 सेकेंड। क्या ये फ्रीक्वेंसी दे के रखा है ना, 30 ऑसिलेशन करता है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, तो ये कितना आ गया फ्रीक्वेंसी, हाफ हर्ज के बराबर, यानी कि हाफ पर सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। ये टाइम पीरियड निकल गया। हेंस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2π√L/g। ओके, तो यहाँ से t स्क्वायर कर लो, 4π स्क्वायर कर लो, क्योंकि मेरे को लेंथ चाहिए, तो ये L/g हो जाएगा, सही है। L का वैल्यू कितना, g इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर, सही है। तो g दिया हुआ है, हाँ जी 9.8। टी का स्क्वायर करोगे, टी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 4 ही रहेगा, पाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है तुमसे 9.8, सब कट कुट के कितना आ गया 1 आ जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 1 मीटर। तो आंसर है 1 मीटर, सही है, भाई ने ठीक ही करा है। ठीक है, चौथा, इन अ वर्नियर कैलिपर 20 VSD, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद द 16 MSD, ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, यानी कि 1 MSD कितने के बराबर है, 1 MSD कितने के बराबर है, MSD महेंद्र सिंह धोनी कितने के बराबर है यार, 1 mm, है ना, 1 mm। अब बोल रखा है कि द लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD, यही तो होता है। तो MSD और VSD जरा देखना ये क्या बोल रखा है, कैसे करते हैं, पहले ये देखना थोड़ा सा, यहाँ पर ये लिख लो कि 20 VSD जो है, 20 VSD जो है वो कितने MSD से कॉन्साइड करता है, 16 MSD से, 16 MSD से। तो एक VSD कितने MSD के बराबर हो जाएगा, 1 VSD कितने MSD के बराबर हो जाएगा, तो 16/20 MSD, सही है। अब लिस्ट काउंट वाले फॉर्मेट में पुट कर दो, तो लिस्ट काउंट कितने के बराबर आ जाएगा, 1 MSD कितना होता है, 1 MSD को 1 MSD ही रहने देते हैं, VSD में पहले कन्वर्ट कर दो। 1 VSD कितने के बराबर हो जाएगा, 16/20 MSD। MSD कितना है, 1 MSD 1 mm के बराबर, तो ये 1 - 16/20 करो, और 1 MSD को आपने बाहर निकाल दिया, तो 1 MSD कितने के बराबर, पहले तो ये देख लो, 20 - 16 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1 MSD 1 mm, ठीक है। तो ये आ गया 4/20 इंटू 1 mm, तो 1/5 ना, 1/5 mm आ जाएगा, यानी कि 0.2 mm आ जाएगा। 0.2 mm का मतलब क्या है, एक डेसिमल और बढ़ा दो, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये आपको पता है ना, 10⁻³ मीटर होगा। देन उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 10⁻³ इंटू 100, यानी कि 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.02 सेंटीमीटर, यानी कि सही आंसर दिया है भाई ने 34। तो इनका भी अच्छा ही मार्क्स आ रहा है, 550+ मार्क्स आ रहा है इनका, तो बढ़िया है। इच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास दे के रखा है तुमसे, कितने के बराबर दे के रखा है, 5.580 kg, 5.580 kg इज मेजर्ड टू बी 9.0 सेंटीमीटर ना, साइड दे के रखा है, साइड दे के रखा है कितने के बराबर, 9.0 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। अच्छा, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वो काउंटेड होता है ना ये। और मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर डेसिमल में जीरो होता है तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि जो लिस्ट कंटेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर है उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट डिसाइड होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल दिख रहा है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आप डेंसिटी करोगे कैलकुलेट तो ये क्या आ जाएगा? मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास डिवाइडेड बाय कितना? वॉल्यूम कितना? a क्यूब, है ना। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a में क्या छिपा हुआ है? 9.0, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन में ही कहीं दिया हुआ है 7.654। 7.654 कैलकुलेट करके आएगा। अब ऐसा नहीं कि मजदूरी करना चालू कर दिए, 7.654 मतलब ये कैलकुलेट करना चालू कर दिए, तो वो टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। और ये सब सवाल हम क्लास में जनरली करते हैं, है ना। तो 2 राउंड फिगर तक, यानी कि 7.654 है, 7.654 है ना। तो मुझे 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है ना। सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ राउंड ऑफ करके? 7.65 और 7.65 है, तो हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि अगर मैं 5 से टर्मिनेटिंग करता हूं, मतलब ड्रॉपिंग डिजिट कौन है मेरा? 5, और उसके बाद जो प्रीसीडिंग है वो क्या है? इवन है, इवन है। और इवन है तो शायद, मतलब ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, इवन है तो उसको छोड़ देते हैं ना, ऑड होता है तो उसको एक बढ़ा लेते हैं, यानी कि 7.6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7.6। तो आंसर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर 2 होना चाहिए। फिर भी एक बार कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि 5.580 है, डिवाइडेड बाय a का क्यूब है, यानी कि बेसिकली ये 9 का क्यूब होगा, है ना। 9 का क्यूब होगा, हालांकि 9 इंटू 10⁻² -2 का होल क्यूब होगा कैलकुलेशन पर्पस से। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो शायद जरा देखें एक बार क्या आता है। एक बार जस्ट कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूँ। 5.580 डिवाइडेड बाय कितना? 9 81, 81 इंटू 9 729। देखो 7654 वैसा ही है, इसलिए कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये 7.6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब यार मेमोराइजिंग वाला चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, फिर आपको राउंड ऑफ का पता चलना चाहिए। तो ये 7.65, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रीसीडिंग है वो इवन है, प्रीसीडिंग जो है वो इवन है, और ये 5 से टर्मिनेट हो रहा है, 5 से टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि इवन में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो वो शायद इवन वाले में ऐड अप नहीं होता, प्रीसीडिंग में ऑड रहता तो शायद ऐड होता। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। तो ये 35 ऐसे ही बनाएंगे हम, ठीक है। 36 देखना। अच्छा, इन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट रेड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग ए डार्क फ्रिंज, ठीक है। एक रीजन में क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूसिंग ए डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेज इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, रेड्यूस हो रहा है एक रीजन में डार्क फ्रिंज और एक में हो रहा है इंक्रीज। तो कहने का मतलब क्या, ओवरऑल तो बैलेंस ही दिख रहा है ना, मुझे बैलेंस ही दिख रहा है। तो बोल रखा है as there is no gain or loss of energy, these phenomenon are consistent with the principle of conservation of energy। हाँ, ये लगा सकते हो कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वैलिडेट हो रहा है, क्योंकि कहीं एक डार्क फ्रिंज जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंज इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, ये सही है। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। नहीं, साउंड वेव में भी तो हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ना, साउंड वेव में आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो एग्जैक्टली और आपको बोला जाता है, मैं भी बोलता हूँ क्लास में कि अभी पढ़ रहे हो, फिर वापस से 12th में भी जाके पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। तो बी
मतलब गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साउंड वेव में भी हो सकता है, साउंड में भी हो सकता है। तो ए सही है, बी फॉल्स है, ए सही है, बी फॉल्स है, यानी कि 3 हो जाना चाहिए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। 36 का आंसर 3। आगे बढ़ते हैं। ये जरा देखो क्या बोल रखा है, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 बराबर 10, C5 बराबर 2.5 आर कनेक्टेड एज शोन अलोंग विथ बैटरी 50 वोल्ट। आप जरा देखो ये सारे के सारे किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? तो अगर सारे आइडेंटिकल है, अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो C/N कर देते हैं, करते हैं ना, क्योंकि सारे तो 10 ही हैं। ये सीरीज में है, सीरीज में ऐसे करते हैं कैपेसिटर के। तो C/N यानी कि 10 बाई कितना, N का वैल्यू कितना है? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 माइक्रोफेराड, 2.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब यहां से आप सोचो कि ऐसे है ये 2.5 माइक्रोफेराड और ये वाला कनेक्टेड है C5, ये कनेक्टेड है C5, इसका भी 2.5 माइक्रोफेराड ही है, यहां दिया हुआ ना 2.5। अब ये बैटरी लगा हुआ है कितने वोल्ट का? 50 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 50 वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस भी कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 0, यहाँ का 50, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 50 का। तो चार्ज ऑन C5 कैपेसिटर कितना हो जाएगा? Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो C5 कितना है? 2.5 इंटू कितना? 50, कितना आ जाएगा ये? 125 माइक्रोकुलम्ब, क्योंकि ये माइक्रो फेराड में है। ओके, माइक्रोकुलम्ब। तो इस पर चार्ज है 125। अब सोचो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा? इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? उतने का ही। मतलब आप सोचो कि अगर यहां से मान लो कि Q चार्ज निकलता है, इसमें अगर Q1 गया है तो इसमें कितना जाएगा? Q2 जाएगा। और अगर दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस का है, सेम कैपेसिटेंस का है, तो क्या चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है? चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि 125 इसमें अगर है तो 125 इसमें भी आएगा ना, क्योंकि इस पे आप चार्ज देखो ना, वही तो आएगा 125। Q बराबर, ये जरा देखो, यहाँ का 50, यहाँ का 0, तो इसके क्रॉस भी निकालोगे तो कितना? 125 माइक्रोकुलम। और वही 125 माइक्रोकुलम इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसा ऑप्शन देखो सारे में चार्ज वो रहना चाहिए। 2.5 वाला आंसर देखो, 2.5 है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अच्छा नहीं, एक चीज गड़बड़ करा ना हमने। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो ये तो मैंने सिर्फ उसका निकाला है। अब क्या करोगे? ओवरऑल C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो 2.5 और ये वाला 2.5 पैरेलल में लगा हुआ है, इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो 2.5 यहाँ ऐड कर दो, कितना चला जाएगा ये? 5 माइक्रोफेराड। तो 5 माइक्रोफेराड आएगा इक्विवेलेंट, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी 135 में देखो क्या बोला हुआ है, 25 ऑन C5, 125 C1 टू C4, नहीं मतलब 125 सारे पे जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, ओके। इसको देखो, फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड T द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है यार। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो ना कि कितना हो जाता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम इंटू वी का वैल्यू कितने के बराबर होता है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आ जाता है ये? हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सही है। तो मतलब पूरा का पूरा ग्राफ कैसा दिखता है आपको? जरा देखना, ये कॉस का लग रहा है ना आपको, कॉस का ग्राफ बना हुआ है। अगर मान लो कि v साइन के टर्म्स में आता, साइन के टर्म्स में आता, हालांकि अगर इसका ग्राफ देखोगे, इस हिसाब से देखोगे तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? t और k के बीच का ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा। ये कब वैलिड है? जब आप x का वैल्यू क्या लेके चल रहे हो? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। लेकिन वही चीज अगर x का वैल्यू तुम a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लेके चलोगे तो v यहां से क्या आएगा? माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इंटू ओमेगा, यानी कि v बराबर माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट
ये रहेगा, सही है। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी दे जाएगा, यानी कि कितना, हाफ इंटू एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सही है। तो अभी जो ग्राफ इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। नीचे तो आ नहीं सकता ना, पॉजिटिव ग्राफ बनेगा इसका, पॉजिटिव एक्सिस के, मतलब ये वाला एक्सिस के ऊपर बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। और पहली बार जीरो कहाँ होगा, तो मतलब आप देखो ना डायरेक्ट ही है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन में बोल दूंगा, क्योंकि टाइम अगर अलग अलग देता, जैसे यही ग्राफ होता और ऐसे ग्राफ बनाता और यहाँ टाइम दे देता टी, तब मुझे सोचना पड़ता कि टाइम कैसे निकालना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये डायरेक्ट क्लास नोट से है, क्लास में करवाया जाता है एसएचएम के अंदर, ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर मार्क कर लीजिए कि 38 का 2, 38 का 2, दोनों ही पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ग्राफ कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा 2 होगा। 39, ए रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट 220 वोल्ट, क्या दिया हुआ है, हीटर दिया हुआ है, ठीक है, कितने वाट का, 400 वाट 220 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखते हो, रेसिस्टेंस होता है ना P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, तो आर का वैल्यू कितना, वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी, तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 400, ठीक। अब क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड, यानी कि अगर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से, कितने से, 200 वोल्ट से, तो कितना ये पावर कंज्यूम्ड करेगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो पावर कंज्यूम्ड क्या लिखते हैं, पावर कंज्यूम्ड क्या लिखते हैं, वी अप्लाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो वी अप्लाइड कितना है, 200, तो 200 का होल स्क्वायर करो, डिवाइड करो रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल से, तो ये 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो यहां देखना 200 डिवाइडेड बाय 220 होल स्क्वायर इंटू 400, ओके, 0 से 0 गया, ये 400 डिवाइडेड बाय 44 नहीं 22 इंटू 22 ना, और ये 400 पहले से है, सही है। कुछ कटेगा क्या, 1616 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 22, तो ये जाएगा 4 में, देखो जरा एक बार, ये गया 8, ये गया 11, फिर ये गया 4, फिर ये गया 11, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय कितना, 121 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 10 टू द पावर 2, सही। तो 4 में जाएगा क्या, नहीं 3 में जाएगा क्या, हाँ 3 मतलब जा रहा है, यानी कि कुछ तो आएगा 3 पॉइंट समथिंग जैसा, ये क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग जैसा, 3 पॉइंट समथिंग जैसा, यानी कि इस हिसाब से आंसर मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट 331 लग रहा है, तो यही मैं मारता हूँ। फिर भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं भरोसे के लिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 400 डिवाइडेड बाय 121, तो 3 पॉइंट, हाँ ठीक है 3.305, यानी कि 3.31, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर 40 देखे, द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट बच्चे बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट क्लास नोट से ही है जो करवाया था आपने, एकदम डेटा वाइज, डेटा सहित पूरा का पूरा मैच है ये, है ना, तो ठीक है। क्या है जरा देखें, पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ 5 एम्पियर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट आप क्या लेके चलते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब जरा देखना कि आई का वैल्यू कितना है, 5 है ना, पीक वैल्यू दिया हुआ है, पीक वैल्यू दिया हुआ है 5, यानी कि आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है मान लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टेक टू रीच द पीक वैल्यू, यानी कि ये क्या बोल रखा है, आप समझो क्वेश्चन को जरा, ऐसे चलेगा तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, ये कितना टाइम लगाएगा, तो सीधा पीक
टेक टू रीच द पीक वैल्यू, आई का वैल्यू आई नॉट हो जाएगा, यहाँ आई नॉट रहेगा, साइन रहेगा यहाँ, ओमेगा क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा टाइम, आई नॉट कट गया, क्या ये 1 बराबर साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, सही। अब इस 1 को क्या लिख देते हैं साइन पाई बाई 2, क्या लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 बराबर कितना साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो यहां से देखना साइन साइन चला गया, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी बराबर कितना पाई बाई 2, पाई से पाई चला गया तो फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 1/4f, तो 1/4 इंटू एफ का वैल्यू कितना 60 यानी कि 1/2 40, 1/2 40, तो ये सही बच्चे ने मारा है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, हाँ सर सही है। अगर ये कंडक्टर है तो पूरा का पूरा चार्ज इस पर आएगा, तो फील्ड जनरली बाहर से बाहर ही निकल जाता है, बाहर से बाहर ही निकल जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या रहता है 0 रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड 0 होता है, नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो फील्ड जनरेट होता है। फिर जरा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, हाँ वेरी करता है ना, सॉलिड स्फीयर में आपका वेरी करता है। वैसे भी अगर देखोगे तो स्फीयर मतलब सरफेस पर कितना हो जाता है फील्ड, सरफेस पर कितना हो जाता है KQ/R², तो Q को मैं तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी आराम से कर सकता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू सिग्मा ए कर सकते हैं, तो डिपेंड तो कर सकता है, डिपेंड कर सकता है, और ये बोल रखा है डज नॉट, गलत हो जाएगा ये। फिर बोल रखा है द इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, हाँ ये होता है कि अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो गॉस लॉ क्या कहता है कि ई ए बराबर Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर फील्ड 0 है, अगर फील्ड 0 है इनसाइड तो क्या Q एनक्लोज्ड भी 0 हो जाएगा, हाँ सर तो सही है। इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, सही है। तो ए सही आया, सी सही आया, डी को पढ़ो। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, हाँ ऐसा होता है, ये परपेंडिकुलर ही निकलता है क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है, क्योंकि फील्ड अगर 0 है, फील्ड अगर 0 है तो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट, क्यों आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या dV/dr जो है वो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा, उतना ही इनसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा। तो एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, हाँ सही है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, ये गलत हो गया, ये सही है। इंटीरियर ये वाला भी सही है, ए भी सही है, तो ACD होना चाहिए, तो बच्चे ने एकदम सही आंसर मारा यार। तो 41 का आंसर हो जाएगा क्या 1 है ना, AC एंड D। चलिए अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये देखो एकदम विशुद्ध NCERT से उठा के पूछ दिया गया है, विशुद्ध NCERT से उठा के पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी है मेरे पास, आप देख पाएंगे, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, एकदम से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो ये आप अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, मैं आपको दिखाऊं तो ये है, शायद आप देख पाएंगे, शायद आप देख पाएंगे, है ना। तो ये टेबल में ही डायरेक्ट इसका आंसर है दिया हुआ, ठीक है, ये NCERT से डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप जरा देखें तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो डायरेक्ट ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला मतलब क्लाइस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व जो है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा डायरेक्ट। विजिबल लाइट कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से मिलता है,
यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। गामा रेज कहाँ से मिलता है, रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है। ठीक है। फिर इंफ्रारेड कहाँ से मिलता है, तो वाइब्रेशन ऑफ एटम से मिलता है, यानी कि तीसरा। तो आप इस हिसाब से लगा लो, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। हाँ, 3 मैच कर रहा है। एकदम आसान सा सवाल था ये, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ा है। ईएमडब्ल्यू में मैं जनरली इस बात को कहता हूँ कि आप इस टेबल को जरूर पढ़िए। जो बच्चे जानते होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 43 देखें। ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेसिस्टेंस 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. A resistance of 2 ohm is connected between points B and D, and battery of 2 volt is connected across point A and C. ठीक है जी, बढ़िया है। ये देखो अपना ना ऐसे बना लो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पॉइंट ए पकड़ लो, ये वाला पॉइंट सी पकड़ लो, और यहां से ऐसे करके आप बैटरी निकाल लो। वाइड ही तो है, आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। ठीक है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, ये लगा हुआ है तुम्हारा कितना रेसिस्टेंस, 2 ओम। कितना लगा हुआ है, 2 ओम। ठीक है, अच्छा ए से बी के तरफ, मतलब ए, ये वाला पॉइंट आप बी रख दो, इस वाले पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूं। ओके, तो ए बी क्या बोला हुआ है, यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेसिस्टेंस 4 ओम। तो ये 4 पार्ट में स्क्वायर में बांटा गया है, तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम हो जाएगा। सिंपल है ना, 4 पार्ट में अगर डिवाइड करोगे इक्वली तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सही है। और कितना वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का, है ना। अब बोल रखा है कि बताइए करंट कितना होगा, यानी कि ये करंट कितना चल रहा है ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो इसलिए ये वाला हट जाएगा। लगाते हैं ना कंडीशन, इसका प्रोडक्ट बराबर इसका प्रोडक्ट, तो व्हीटस्टोन हुआ, तो ये वाला हट जाता है। तो मेरे लिए सर्किट ऐसा हो जाएगा अभी, ये मतलब चलो ना एक बार लगा लेते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं ताकि आपको पता चले अच्छे से। तो ये जरा देखना, 1 1 1 1, और यहां से कनेक्टेड है तुम्हारा कितना, 2 वोल्ट। करंट ऐसे करके जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पहले पैरेलल, सॉरी सीरीज, तो सीरीज 1 1 का 2, इस दोनों का सीरीज कितना 2। अब 2 2 का पैरेलल, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 2 का पैरेलल 1 ओम। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, V कितना है 2, I कितना निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना 1, तो I का वैल्यू 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर आ जाता 2 एम्पियर। ये सब आसान सा सवाल है यार, करना चाहिए ये सब सवाल। 43 का 4 सही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। An unknown nucleus has nuclear density this, अच्छा, and mass this, ठीक है जी। Its mass number A is approximately, तो क्या डेंसिटी क्या होता है यार, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम कितना करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो R0 क्यूब इंटू ए। अभी कुछ देर पहले करा था ऐसा सवाल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय ये 3m ऊपर चला जाएगा 3, यानी कि 4 पाई R0 क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है यार, कैलकुलेटिव है ये, 3 इंटू मास 19.926, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27, सही, डिवाइड बाय 4 पाई का वैल्यू उसने दे रखा है 12.56, यूज करो। R0 का वैल्यू दे रखा है 1.2 का क्यूब, तो ये 10⁻⁻45 -15 है ना ये, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। हाँ भाई गंदा कैलकुलेशन है यार, बहुत गंदा कैलकुलेशन है। 2.29 इंटू 10⁻17, यही है। हाँ जी, कैलकुलेशन तो है भैया, कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तो मैं टाइम तो यार नहीं ज़्यादा लगाऊंगा, मुझे तो जल्दी करना है। 12.56 इंटू 1.2 का होल क्यूब इंटू 2.29 इंटू इसके पावर को ले चलो तो -27 -17 प्लस 45, तो ये कितना हुआ 27 7 मतलब 34 44 10 टू द पावर -44 प्लस 45, यानी कि इस पूरे वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई होगा। सही, पूरे वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन कुछ एक्यूरेट दे रहा होगा। एक बार देखते हैं करके क्या हो रहा है। 3 इंटू 19.926, ये यार कैलकुलेटिव है, क्या करूं मैं, करना पड़ता है। ये डिवाइड करो 2.29 से, कितना आ रहा है 2.08, मतलब 09 पकड़ लो, ठीक है। अब डिवाइड करो इसको 1.2 से 3 बार, फिर एक बार डिवाइड करो 1.2, फिर डिवाइड करो एक बार 1.2, क्योंकि क्यूब है तो ये कितना आ रहा है 1.20 यानी कि 21, यानी कि ये कितना आ रहा है 12.1 जैसा आ रहा है। कितना आ रहा है 12.1 जैसा, तो ये लगभग 12 आप बोल सकते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा 1, 44 का आंसर हो जाएगा 1। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल देखिए क्या है। यंग्स मॉडुलस, आप जानते हैं कि स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, यानी कि डेल एल बाई एल। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस कितने के बराबर आ जाएगा, तो एफ एल बाई ए डेल एल, एफ एल बाई डेल ए डेल एल, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है, ए का हो जाएगा 2। तो पहला एक ही ऑप्शन तो है जो ए का 2 दे रहा है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान, इसमें ज़्यादा तो दिमाग भी नहीं लगाना है। तो 45 का 1, बाकी देख लेना। बल्क मॉडुलस कैसे होता है, तो माइनस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल वी बाई वी, है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो माइनस डेल पी इंटू वी बाई डेल वी, ऐसा करके हो जाएगा, है ना। तो ये सब बल्क मॉडुलस वगैरह हम लिख सकते हैं। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। चलिए ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा और आपने देखा क्वेश्चन किस लेवल का था। अब ऑनेस्ट रिव्यू में अगर बताऊं तो इस क्वेश्चन पेपर में जनरली जो एवरेज बच्चा है वो तकरीबन उसको 20 से 22 क्वेश्चन जरूर बनने चाहिए, ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन जरूर बनने चाहिए, यानी कि 80 से 90 नंबर जरूर आने चाहिए। और जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ऊपर है वो 100 क्रॉस कर लेगा। और जिनका फिजिक्स अच्छा है तो वो जनरली 150 से एबव भी स्कोर कर सकते हैं आराम से। पेपर ऐसा ही है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आप मान के चलो कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, और एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब हल्का सा ट्रिकी है। तो ओवरऑल इस पेपर का अगर मैं एनालिसिस बोलूँ तो ये आपने देखा भी, मैंने सॉल्व भी किया, आपने देखा भी है कि मतलब पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इजी साइड में है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी रहेंगे ही कुछ ना कुछ। तो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, टफनेस पेपर में नहीं है, थोड़ा सा हाँ लेंदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब ये पूरा एनालिसिस रहा, हम आपके साथ आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नीट में अच्छा स्कोर मतलब किए हैं, जो अभी मतलब दावा कर रहे हैं सर कि मेरा ऐसा मतलब मार्क्स आ रहा है, उन सब से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।